प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने की अपील की और कहा कि यह मिशन लाइफ हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत प्रगति भी और प्रकृति भी का उत्तम उदाहरण बन रहा है। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो महज 6 सप्ताह ही इस पद पर रह पाई हैं। ट्रस के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही हफ्तों बाद अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के चलते पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। बता दें कि इससे पहले बुधवार देर रात गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं माना जा रहा है कि अब एक बार फिर ब्रिटेन में चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री की इस रेस में भारतवंशी पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक के नाम की चर्चा फिर से तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार तुगलकाबाद में बने इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन के कूड़े का निस्तारण किया जा सकेगा और प्लांट से 25 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न की जा सकेगी। उद्घाटन पर गृह मंत्री ने केजरीवाल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप सरकार केवल बातें करती है। पहले यहाँ गंदगी साफ नहीं होती थी, लेकिन अब इस कूड़े के प्लांट से 25 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित केवड़िया के एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। इसके बाद गुटेरेस ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति और समुदाय हमारे ग्रह और हमारे सामूहिक भविष्य की रक्षा के समाधान का हिस्सा हो सकते हैं और होना भी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि G20 देश 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ये 80% GDP का भी प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि G20 संसाधनों के रूप में संयुक्त है और प्रकृति के खिलाफ लड़ाई को खत्म करने की ताकत भी रखते हैं। गुटेरेस ने आगे कहा कि हमें अक्षय ऊर्जा क्रांति लाने की जरूरत है और इस पर भारत के साथ काम करने की उम्मीद है। भारत के एशिया कप में पाकिस्तान ना जाने की बात कहने के बाद बुधवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप और ICC के इवेंट में इसका प्रभाव होने की बात कही गई थी। अब इस पूरे मसले पर भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एशिया कप में भारत की टीम जाएगी या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय लेगा, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मसला है और खिलाड़ियों की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सहित सभी बड़ी टीमें भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लेंगे। बता दें, पाकिस्तान में 2023 में एशिया कप आयोजित होना है। ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में तृणमूल विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भट्टाचार्य की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने माणिक को तलब किया था। इसके बाद उन्होंने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 और नए उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इनमें देहरा से पार्टी ने रमेश धवाला को मैदान में उतारा है। वहीं ज्वालामुखी से पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि को टिकट दिया गया है। पार्टी ने कुल्लू से महेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बड़सर से माया शर्मा, हरौली से राम कुमार और रामपुर से कौल नेगी को टिकट दिया गया है। इससे पहले 19 अक्टूबर को भाजपा द्वारा 62 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। रूस द्वारा ताबड़तोड़ हमले करने के कारण यूक्रेन के कई बिजली घर नष्ट हो गए हैं। बिजली घर नष्ट होने के चलते यूक्रेन में बिजली संकट गहरा गया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री के सलाहकार ने कहा कि दुर्भाग्यवश कुल विद्युत उत्पादन के बुनियादी ढांचे का लगभग 40% ढांचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी के उपभोक्ताओं से कहा है कि देश में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बिजली प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। कट्टरपंथी देश पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। ताजा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया गया है। आप सुनकर हैरान होंगे कि इन किशोरियों के अपहरण की रिपोर्ट जब उनकी मां लिखवाने गई तो पाकिस्तान पुलिस ने FIR तक दर्ज कराने से मना कर दिया। दोनों किशोरियों की आयु 17 और 18 वर्ष है।
इन युवतियों को सुकुकुर के पास सलहा इलाके से अगवा किया गया था। युवा हिंदू लड़कियों और बच्चियों का बलपूर्वक अपहरण और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्रतिदिन की बात हो गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से छीने गए लुहान समेत चारों क्षेत्रों में सौन इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया है। इस बीच पुतिन के इस फैसले को पूर्वी यूक्रेन में रूस के निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों को डर है कि स्थानीय निवासियों को बाहर निकालने के बाद पुतिन कम क्षमता वाले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ना शुरू होगा, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यूपी में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करवा रही है। इसके लिए किताबों को हिंदी में प्रिंट करवा दिया गया है और इसके लिए गठित कमेटी लगातार काम कर रही है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले ही इस पाठ्यक्रम की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में शामिल होने के लिए 23 अक्टूबर को अयोध्या जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी रामलला के दर्शन कर मंदिर निर्माण कार्य देखेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि पीएम मोदी राम की पौड़ी पर दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे और राम राज्याभिषेक समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA ने उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर छापे मारे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के वायरस ऑफ हिंदू मॉडल के एक संदिग्ध आतंकी कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। NIA के एक अधिकारी ने बताया कि सिद्दीकी का ISIS के करीबियों से संपर्क था और वह वायरस ऑफ खुरासान पत्रिका के जरिए ISIS के लिए प्रचार सामग्री तैयार करने, प्रकाशन और प्रसार में शामिल था। साथ ही उन्होंने बताया कि यह आतंकी भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ने के लिए युवाओं को चरमपंथी बनाने और उन्हें भर्ती कराने की साजिश रचता था। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS ने पड़ोसी रायगढ़ जिले के पनवेल से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार गिरफ्तार लोगों में प्रतिबंधित संगठन के राज्य विस्तार समिति का एक स्थानीय सदस्य, स्थानीय इकाई का एक सचिव और 2 अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर राजकोट में इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यह अवार्ड दिया है। इतना ही नहीं, योजना कार्यान्वयन पर पूरे देश में आगरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगरा के DM नवनीत सिंह चहल ने यह सम्मान प्राप्त किया। भारत में गन्ने के उत्पादन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत के उत्तरी राज्यों में गन्ना उत्पादन में व्यापक उछाल आया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुल गन्ना उत्पादन में 10 वर्षों में 42% का उछाल आया है। पिछले 10 वर्षों में इन राज्यों का कुल गन्ना उत्पादन 302.16 अरब रुपए से बढ़कर 429.2 अरब रुपए हो गया है। भारत के युवा प्रतिभा खेल जगत में दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। इस क्षेत्र में इतिहास रचते हुए पहलवान साजन भानवाल कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन प्रतियोगिता पहलवान बन गए हैं। उन्होंने पोंटेवेद्रा स्पेन में आयोजित 77 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन के दिमित्रो वासित्स्की को 11-10 से हराया है। मैच के अंत तक कांटे की टक्कर थी, लेकिन अंत में भारत के पहलवान ने पटकनी दे सफलता प्राप्त की। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ द्वारा आयोजित वैश्विक प्रतियोगिता ISSF 2022 में भारत की रमिता जिंदल विश्व चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में चीन की यिंग शेन को 16-12 से हराया है। मिस्र के काहिरा में आयोजित इस प्रतियोगिता में दोनों में 12-12 अंक की कांटे की टक्कर थी, लेकिन अंत में रमिता ने 10.8 और 10.7 के 2 दमदार निशाने साधे। आम जन की धार्मिक भावनाओं को लेकर केंद्रीय सेंसर बोर्ड बहुत सशक्त कदम उठा रहा है। इस कड़ी में अक्षय कुमार की आगामी फिल्म राम सेतु को आड़े हाथ लिया गया है। फिल्म को केंद्रीय बोर्ड ने UA प्रमाणित पत्र देते हुए राम शब्द के स्थान पर भगवान राम और बुद्ध शब्द के स्थान पर भगवान बुद्ध के संबोधन का सख्त निर्देश दिया है। बता दें कि अभिषेक शर्मा निर्देशित फिल्म राम सेतु 25 अक्टूबर से सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी।